नमस्ते टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे अपना उत्तराखंड की। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी मतगणना से पहले फिर दिल्ली पहुंचे हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात की है। बुधवार को उनका भी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। और आपको बता दें, स्थानीय स्तर पर भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच मेल मुलाकातों का दौर भी जारी है। सीएम खुद भी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत से मिल चुके हैं। अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात भी सियासी गलियारों में चर्चा में रही है। सूत्रों के मुताबिक मतदान के बाद पार्टी के कई प्रत्याशियों की तरफ से लगाए गए भीतरघात के आरोपों की वजह से हालातों पर अपनी पकड़ रखे शीर्ष नेता लगातार परस्पर मंथन कर रहे हैं। और उत्तराखंड बीजेपी नेताओं के पिछले दिनों लगातार राजनीतिक सक्रियता बढ़ रही है और पार्टी के कई नेताओं को हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली में कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने पहुंचे। और आपको बता दें, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी पार्टी नेताओं से 2 बार मिलकर वापस आ चुके हैं। कई केंद्रीय नेता अंदर खाने उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं से चुनावी फीडबैक ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। अब ऐसे में कांग्रेस को एक बड़ा डर भी सताने लगा है। 2016 में जिस तरह से उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक की स्थिति देखने को मिली थी, कहीं उसी रणनीति के तहत बीजेपी तैयारी तो नहीं कर रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार रहेगी। 2016 में जिस तरह से बीजेपी ने सियासत की थी, वैसी घटना का मौका नहीं मिलेगा। जनता ने पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनाने का फैसला किया है। निश्चित तौर पर जो भी कवायद यहाँ चल रही है उत्तराखंड के नेताओं का, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे दिल्ली वालों का इधर आना हो, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कम से कम जिस तरह का षड्यंत्रकारी इनका दिमाग है, जिस तरह की कुत्सित मानसिकता के ये लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में पक रहा है। पर हमें लगता है कि जनता इस बार इनको मौका देगी नहीं। उत्तराखंड में कांग्रेस इस तरह की कंफर्टेबल सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी कि जिस तरह का षड्यंत्र इन्होंने 2016 षड्यंत्र को इनको बारी ना मिले या उसको अंजाम ना दे पाए। और रूस यूक्रेन कलह के बीच कई भारतीय छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हैं, जिनमें कई उत्तराखंड के छात्र भी शामिल हैं। वहीं यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड वासियों को वापस लाने की कवायद में लगातार सरकार जुटी है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आला अधिकारियों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक तकरीबन उत्तराखंड के 30 छात्र यूक्रेन से वापस लौट आए हैं। वहीं 230 छात्रों को जल्द वापस लाने की कवायद तेज कर दी गई है। आपको बता दें, सीएम धामी लगातार छात्रों के परिजनों से बातचीत भी कर रहे हैं। उधर देहरादून में यूक्रेन में फंसे छात्रों को वापस लाने की एनएसयूआई ने केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग की है कि राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में एनएसयूआई ने धरना देकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने कहा है कि केंद्र सरकार को जब सब जानकारी पहले से थी तो उस समय पर कदम क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय छात्र की मौत के बाद सभी लोग दहशत में हैं। सरकार को जल्द से जल्द सभी छात्रों को सकुशल वापस वतन लाने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार से यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है और यूक्रेन में हजारों की संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए गए हुए थे और सरकार उन छात्रों को, जबकि जो हमारा विदेश मंत्रालय और एम्बेसी है उसने समय पे सूचना देने के बाद भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। आज हजारों की संख्या में छात्र बॉर्डर पे फंसे हुए हैं और सरकार के द्वारा अभी पर्याप्त मात्रा में जो है उनको लाने के लिए हवाई जहाज़ों की व्यवस्था नहीं की गई है। और कल ही भारत कर्नाटक का एक छात्र वहां हमले में मारा भी गया है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जो भी छात्र बॉर्डर पर पहुंचे हैं उन्हें जल्द से जल्द वतन वापसी उनकी की जाए और जितने भी संसाधन वहां पर अपर्याप्त पड़ रहे हैं उनकी पूर्ति की जाए और छात्रों को हर संभव स्थिति में भारत लाया जाए। उधर उधम सिंह नगर के जसपुर में एक युवक का बेटा दिव्यांशु चौहान यूक्रेन के सूमी शहर में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गया था, जहां रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे जंग में फंस गया। और वहीं छात्र के परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। हमारी सरकार से ही मांग है कि हमारे बच्चों को जल्दी जल्दी बुलाया जाए और वहाँ स्थिति ज़्यादा खराब है, हमारे बच्चों को ज़्यादा परेशानी खतरा है। इसलिए सरकार से बार बार यही मांग है हमारी
कि जल्दी से जल्दी हमारे बच्चे के साथ और जो देशवासी फंसे हुए हैं उन सबको भी बुलाया जाए। तो ये स्थिति यह है कि एक अपने रूम में है, उससे बाहर नहीं निकल सकते और बाहर जाने पर गोली मारने का आदेश है, इसलिए बच्चे बहुत डरे हुए हैं। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लालकुआं पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की समीक्षा बैठक की है। नगर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे उत्तराखंड चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष और पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ चुनाव पर चर्चा करते हुए समीक्षा की। और वहीं पूर्व सीएम प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाए जाने पर पूरी तरह से आश्वस्त दिखे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निष्ठावान तरीके से चुनाव लड़ा है और वहीं चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड सहित 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में एक राज्य में विपक्ष की सरकार आएगी तो वो भी कांग्रेस के ही प्रयासों से आएगी। कार्यकर्ताओं ने बड़ी निष्ठापूर्वक काम किया है और जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है, इसलिए कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है और 4 राज्यों में हम सरकार बनाएंगे और एक राज्य में विपक्ष की सरकार आएगी, मगर वो कांग्रेस के प्रयासों से ही आए। मैं ये नारा देने में विश्वास नहीं करता, लेकिन क्योंकि जनता जब ऐसा नारा दो तो कुछ और कहने लगती है। जब भाजपा वाले 60 पार कहते थे तो सड़क में खड़ा आदमी कहता था अब के करेंगे तड़ी पार, तो इसलिए मैं अब वो गलती नहीं करना चाहता कि कितने पार होगा, जितना जनता जनार्दन दे दे। हम तो एक बात जानते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। और उत्तराखंड में मतगणना से पहले बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन राग छेड़कर सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने कहा है कि हरीश रावत के स्टिंग मामले में जल्द खुलासा करने की जरूरत है ताकि उत्तराखंड को लुटाने वाले और लूटने वाले लोगों की पहचान हो सके और जनता के बीच बेनकाब हो सके। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा कि रावत जैसे नेता सिर्फ अपने लिए राजनीति करते हैं, ना कि समाज और पार्टी के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि रावत के असली चरित्र का खुलासा करने की जरूरत है। और वहीं कांग्रेस ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिसके घर खुद शीशे के हों वो दूसरे पर पत्थर नहीं चलाया करते। पहले बीजेपी के घोटाले और कमीशनखोरी का खुलासा हो और फिर हरीश रावत पर बयान देने से पहले उन्हें अपने घर की ओर भी झांक लेना चाहिए। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सियासी गलियारे में और भी ज्यादा हलचल तेज हो गई है। मतगणना से पहले बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन का ये राग छेड़ दिया है, जिसको लेकर कई सारी चीजें सामने आ रही है। हरीश रावत के स्टिंग मामले में खुलासा करने की जरूरत बताई जा रही है। भ्रष्टाचारी उत्तराखंड की भाजपा सरकार जिसने इतने घोटाले कर दिए, विनोद चमोली जी और सारे माननीय विधायक जो भाजपा के, उनको कहना चाहिए कि सबसे पहले अपने जितने मुख्यमंत्री रहे हैं उन पे मुकदमा दायर हो, सीबीआई की उन पे इंक्वायरी हो। हमने तो बार बार कहा और कई मामलों में तो हरीश रावत जी को क्लीन चिट मिल गई है और माननीय हाई कोर्ट से। अगर हमने तो पहले भी कहा था और हरीश रावत जी ने भी कहा था कि आप चौराहे पे बड़े बड़े स्टिंग दिखाइए, तो आप अपने भी स्टिंग दिखाइए। तो अब ऐसा है, विनोद चमोली जी का चुनाव जो है मुझे लगा है बिखरा हुआ है, मानसिक संतुलन थोड़ा मुझे लग रहा है कि खराब हो ही जाता है। तो ऐसे में कई विधायक हैं जो पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा से भीतरी घात हमें हुआ है। और अल्मोड़ा जिले के 6 विधानसभाओं की मतगणना होटल मैनेजमेंट संस्थान में होगी, जिसके लिए प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में हर विधानसभाओं के लिए 12-12 टेबल लगाए गए हैं। 150 माइक्रो ऑब्जर्वर कर्मचारियों को मतगणना के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतगणना के नोडल अधिकारी ने बताया है कि 10 मार्च को चुनाव मतगणना को सकुशल करवाने को लेकर पहुंचे कई कर्मचारी, उनको तैयारी करवाई जा रही है और सकुशल करवाने को लेकर पहले चरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद एक प्रशिक्षण और दिया जाएगा। तो कर्मचारियों को मतगणना के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। 10 मार्च को ये मतगणना होगी। अल्मोड़ा में होटल मैनेजमेंट संस्थान में मतगणना होनी है। प्रशासन ने मतगणना की तैयारी शुरू कर दी है और अभी एक और चरण में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
हमने लगभग 130 गणना पर्यवेक्षक और उसी ही संख्या में करीब 150 से ऊपर संख्या में हमने माइक्रो ऑब्जर्वर्स की यहाँ पे आज तैनाती की है। आज उनका प्रथम दौर का जो है प्रशिक्षण यहाँ पे किया जा रहा है। फिर सेकंड ऑफ भी उनको दोनों ही जो हमारे ईवीएम की ट्रेनिंग भी है और पोस्टल बैलेट्स की ट्रेनिंग भी है और जो हमारे ETPBS आए हैं उन तीनों की जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। में जब वहाँ पे बूथ टेबल आवंटन होगा तो रैंडमली इनको सबको अपनी ड्यूटीज वहाँ पे निर्धारित। उत्तराखंड में एक बार फिर करवट बदल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की और मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 3 मार्च को एक बार फिर मौसम में बदलाव आएगा और उसके बाद आगामी 5 से 6 मार्च तक मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। और देख रहे हैं कि अभी मौसम साफ है, तापमान भी जो खासकर अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो वो सामान्य से करीब करीब जो है 3-4 डिग्री तक जो है ऊपर आ गए हैं और जो न्यूनतम तापमान है वो करीब करीब ये सामान्य के आसपास हैं। पहाड़ों में थोड़ा 1-8 डिग्री तक है वो सामान्य से ऊपर भी हैं। तो इस तरह की अभी सिचुएशन बनी और आगे भी तापमान में बहुत परिवर्तन होने वाले नहीं है, थोड़े बढ़ोतरी ही उसमें होती जाएगी। और कल के लिए अगर बात करें हम 3 तारीख जो है मार्च में, तो 3 को जो है एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है वो निकल रहा है और उसकी वजह से कुछ गतिविधियां मौसम की उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के कोपी गांव में बीते सोमवार महिला घास लेने जंगल के पास गई थी। तब महिला शाम वापस घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की तो महिला घायल अवस्था में पड़ी मिली है। ग्रामीणों ने स्थानीय लोगों की मदद से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है, जहां महिला की मौत हो गई है। वहीं महिला की मौत के बाद ग्रामीणों में विभाग के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों में बाघ के प्रति क्षेत्र में काफी दहशत है। बहुत बड़ी गंभीर समस्या के बारे में मिलकर सोचना पड़ेगा। बाघ के आतंक क्यों बढ़ रहा है, क्या जंगल में आ नहीं, क्यों घर में आ रहा है, इसको हमें सोचना पड़ेगा। जंगली जानवर हमारे घर में क्यों आ रहे हैं, चाहे सुअर आ रहा है चाहे बाघ क्यों आ रहा है, इस बारे में सोचना पड़ेगा और कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी। लोगों का भी जमीन क्यों आ रहा है घर में, जब उस जंगल में खाने को घर आएगा ही तो शायद हमें ये चीज़ में सोचना पड़ेगा। उसका आहार मिल जाए वो नहीं आएगा। प्राकृतिक संतुलन थोड़ा कहीं बिगड़ रहा है, ये सोचना पड़ेगा, सोचने का एक विषय है। और सीधा आपको ले चलते हैं विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां यूक्रेन के मुद्दे पर बातचीत हो रही है। We'll work with that. We are in touch with the student coordinators, and this advisory we would urge everyone to take seriously to the and leave. Siddhant, you mentioned how many people. It's a very difficult question to answer. We've been trying to give you assessments of where people are. I don't think it will be an appropriate and accurate, considering that we're asking people to move out. As I mentioned, we had an original number of about 20,000 who had registered. Our sense is that the number of people who were there were a little more than who had registered, because we have now a broad understanding that about 17,000 people, or near 17,000 people, have left. So there would have been a little more to begin with who may not have registered, but obviously we will bring back every Indian who's there. So I don't think I know that some people left last night from Kharkiv in some trains today morning. So I think instead of looking at those numbers, let's see whoever is left, let's see if we can get them all in. As you know, in Kyiv we managed to do that. Fingers crossed that Kharkiv also continues the same way. विजय लक्ष्मी जी, आपने जिक्र किया एक इंडियन स्टूडेंट जिसके बारे में, लक्ष्मी जी सॉरी आप यहीं बैठे हुए हैं, मेरे पास कुछ इसमें खबर है। चंदन जिंदल एक स्टूडेंट विनीत्सिया में पढ़ रहे थे, आज उनकी मौत हो गई और कंडोलेंसेस टू द फैमिली, बट ये नेचुरल कॉजेस में से हुई है। वो काफ़ी दिन से हॉस्पिटल में थे और उनके साथ उनके फैमिली मेंबर हैं यूक्रेन में उनके साथ, और हमारे तरफ से हमारी शोक एंड और deepest condolences. Let me go on to the next set of questions. Okay, hold on. You've been raising your hand earlier, so let me go here. Myself, Ananksha, I represent the New Indian. So, yesterday you mentioned about the negotiation. What sort of negotiation is this, and what kind of back-channel diplomacy with Russia and Ukraine? And is it the same negotiator functioning with the both sides? And secondly, instead of the civilian alliance, we are using this IAF forces. Is it some sort of message? Sorry, I didn't get the last part. IAF message to whom? To the Russians.
instead of civilian air forces. Instead of civilian airlines. Sorry, instead of civilian aircraft. Yeah. Okay. Instead. Yeah. Where Okay, I got it. Yeah. I Okay. got it. I got it. Thank you. Yeah, please. सर शैलेंद्र फ्रॉम न्यूज़ 18। हमें कल बताया गया था कि बेलगोरोड में भी एक टीम तैनात की गई है एमईए की, जो मॉस्को से गई। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, और वहाँ फंसे हुए भारतीय छात्रों की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। एक छात्र की और मौत हुई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो छात्र पहले से ही बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट था और उसके घर वाले वहाँ साथ में हैं। अब तक 17,000 छात्रों ने यूक्रेन को छोड़ा है। रूस से मिली जानकारी के बाद एडवाइजरी जारी की गई है। रूस ने भारत को खार्किव पर हमला करने की जानकारी दी है। तो यूक्रेन के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सभी जानकारी साझा की गई। अब तक 17,000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। 18 से 20,000 बताए जा रहे थे छात्र जो फंसे हुए यूक्रेन के मुद्दे पर। विदेश मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी साझा की गई है। अब तक 17,000 भारतीयों ने यूक्रेन छोड़ा है, और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो रूस की तरफ से हमला किया गया खार्किव पर, उसकी जानकारी रूस ने भारत को दी है। तो लगातार ये कवायद जारी, भारतीय जो फंसे हुए यूक्रेन में उनको निकालने की पूरी कोशिश, और अब तक 17,000 भारतीयों को वहां से निकाला जा चुका है, इसकी पुष्टि की। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक स्मार्ट सिटी है। प्रोजेक्ट को लेकर राजधानी देहरादून में नई बहस छिड़ गई है। आपको बता दें कि देहरादून को केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी की सूचना में शामिल किया गया था। उस वक्त तय किया गया था कि स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित सभी कार्यों को 2021 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी भी राजधानी में निर्माण कार्य जारी है और स्मार्ट सिटी का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, स्मार्ट सिटी के कार्यों से आम जनता को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है और अधिकारी अपनी जवाबदेही से लगातार बच रहे हैं। जहां तक एक और बीजेपी इसके लिए पूरी तरह से अधिकारी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही है। बड़ा प्रोजेक्ट है और 1450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, छोटा मोटा नहीं है, और काम भी चल रहा है। लेकिन काम की गति को लेकर, काम की गुणवत्ता को लेकर और जो नियोजन का पक्ष है, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बार बार हम अखबारों में भी देखते हैं। जहाँ तक मेयर साहब का सवाल है और क्षेत्रीय विधायक खजानदार, ये लोग लगातार प्रयास भी कर रहे हैं उसको ठीक करने का। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों के स्तर पर ये ढिलाई है। अमित शाह जी कह के तो गए, बहुत बड़े गड्ढे पड़े हैं, और ये स्मार्ट सिटी का ही काम है कि बहुत बड़े गड्ढे देहरादून की सड़कों में पड़े। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देहरादून में निवास करता हो, ऐसा एहसास होता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज 3, साढ़े 3, 4 साल का समय बीत गया है, कहीं कोई बदलाव लगता है? हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कत ही दिक्कतें हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी का काम इस सरकार ने इस देहरादून को और खराबी की ओर ले जाने के लिए प्रारंभ किया, ऐसा एहसास होता है। और गदरपुर के शंकरनगर गांव की खराब सड़कों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और सड़क निर्माण की मांग को लेकर सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार सतीश बत्रा ने कहा कि वो खुद शंकरनगर मार्ग पर धरने पर बैठे हैं, क्योंकि ये सड़क पिछले 10 साल से टूटी हुई है और किसी भी सरकार ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। मजबूरन सरकार का ध्यान खींचने के लिए उन लोगों ने इस सड़क पर सांकेतिक धरना दिया है। इस मार्ग पर एक बड़ा स्कूल भी है और स्कूल में आने जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्कूल प्रबंधक संजय सिंह ने कहा कि यहां पर एक निजी स्कूल है और यहां पर 1400 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले रोड तो नहीं, वोट नहीं का नारा भी दिया था, लेकिन किसी सरकार या किसी अधिकारी ने इस सड़क की ओर देखने का काम नहीं किया है। निर्माण हुआ था और उसके बाद ये सड़क आज 9 साल हो गए हैं और सड़क इतनी जर्जर हालत में है कि अगर कोई भी सड़क पर जाएगा तो
देखकर हैरान हो जाएगा। मेरे ख्याल हम ऐसे लग रहा है कि जैसे हम 100 साल पीछे को चले गए हैं इस सड़क को देखकर। मतलब यहाँ करीब मुनार स्कूल इसी रोड पर है, करीब 1400 बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, नर्सरी से लेकर इंटर तक के, और बच्चों का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। बारिश में सड़क में मालूम नहीं चलता कि खड्डा है या सड़क है। रामनगर में अवैध खनन माफियाओं का हौसला बुलंद होते जा रहे हैं और ऐसे में आम पोखरा मालधन क्षेत्र ढेला बैराज में अवैध खनन के स्टॉक खुलेआम कर अवैध खनन का परिवहन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ढेला नदी के बैराज पर साइडों में ब्लॉक भरने का काम चल रहा है। ये सरकारी कार्य सिंचाई विभाग की देखरेख में चल रहा है, लेकिन इस सिंचाई विभाग के कार्य की आड़ में ठेकेदार खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं। सिंचाई विभाग की आड़ में अवैध खनन करते हुए वन विभाग ने 2 बार कोपलाइन पकड़कर डीएफओ बलवंत सिंह शाही ने सीज करने की कार्रवाई की है, लेकिन वन विभाग ने उन गहरे गहरे गड्ढों को मापने की जहमत नहीं उठाई, जहां से लगभग 50 लाख रुपए के अवैध खनन किया जा रहा है। अब ठेकेदार और खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि ढेला बैराज के आसपास से अवैध खनन कर वन विभाग की चौकी से लगभग 700 मीटर की दूरी पर अवैध खनन के स्टॉक लगाए जा रहे हैं। पकड़ी थी और उसको अभी हमारे कस्टडी में है, और इसके बाद अभी मुझे शिकायत मिल रही कि उसके नीचे भी अभी खनन किया जा रहा है, तो मैं अपनी टीम भेजकर उस पर कार्रवाई करूँगा। मौके पर जो भी खनिज मिलेगा उसको जब्त किया जाएगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.